Warm welcome everyone. In this video, I'll be explaining to you the story In the Kingdom of Fools. It is for the students of class 9th from their supplementary reader Moments. The story is composed by A.K. Ramanujan, who was an Indian poet and scholar of Indian literature. He wrote both in English and Kannada. Ramanujan was a poet, scholar, professor, a philologist, folklorist, translator, and playwright. As it is very much clear from the title, In the Kingdom of Fools, ये स्टोरी ऐसे किंगडम यानी कि ऐसे साम्राज्य के बारे में है जहाँ सभी फूल्स यानी कि मूर्ख थे यानी कि स्टूपिड थे. जी हाँ, मूर्खों का साम्राज्य. एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट कि मूर्ख लोग जो हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि सिर्फ बहुत ही जो वाइज पीपल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान लोग जो होते हैं, बस वही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में कौन है वो फूल्स एंड व्हाट हैपन्स टू देम. सी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. तो मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. वो अपने जैसे मान लीजिए दूसरे राजाओं की तरह से जो राज्य है वो उसे नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किया अपने किंगडम में. मूर्ख तो थे ही, ओके, तो वो नॉर्मली कोई भी काम नहीं करते थे, कुछ अलग काम करते थे. तो उन्होंने क्या किया कि रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का डिसीजन लिया. उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हर कोई व्यक्ति रात को जागेगा और केवल अंधेरा होने पर अपने काम करेंगे, चाहे वो खेतों को जोतना है, चाहे कोई भी बिजनेस करना है, ओके. और जैसे ही सनराइज होगा सब के सब सो जाएंगे. जो कोई इस जैसे ऑर्डर को डिसऑबे करेगा, नहीं मानेगा जो इस बात को, उसे मौत की पनिशमेंट देने की बात थी. और मौत के डर से लोगों को जैसा बोला गया उन्होंने ठीक वैसा ही किया. राजा और मंत्री अपनी इस प्लानिंग पर बहुत खुश थे. एक दिन एक गुरु और उसका एक डिसाइपल का मतलब शिष्य, उस सिटी में पहुंचे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. लेकिन उनको दिखा कि आसपास कोई भी नहीं था. हर कोई व्यक्ति क्योंकि सो रहा था. यहाँ तक कि कोई चूहा भी उनको हिलता हुआ दिखाई नहीं दिया. कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एनिमल्स को भी इस तरह से ट्रेन कर दिया था कि वो दिन में सो जाएं. तो दोनों स्ट्रेंजर्स यानी कि गुरु और उसका शिष्य, उनको जो कुछ भी उनके आसपास दिखा उससे वो बहुत ही हैरान हो गए उस एनवायरनमेंट से. और जैसे मान लीजिए शाम हुई, वो शाम तक घूमते रहे इधर उधर. जैसे ही शाम हुई तो अचानक से सारा का सारा शहर जो है वो जाग गया और सभी अपने अपने रात के बिजनेस में बिजी हो गए. अब इन दोनों को बहुत भूख लगी थी. अब जब सारे के सारे शॉप्स ओपन हो गई थी तो उनको लगा कि अब कुछ खाने के लिए लाया जाए. वो एक ग्रॉसरी की शॉप पर गए और वहाँ से सामान ले आए खाने का. उनको ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि हर कोई चीज़ जो है उसकी कीमत एक ही है. दैट इज़ 1 डुडू, DUDDU. ये उनकी करेंसी थी, ओके. जैसे हम 1 रुपया कह लेते हैं तो ऐसे ही 1 डुडू के हिसाब से वहाँ पर सामान मिलता था. लेकिन 1 डुडू में कितना सामान मिलता था? 1 डुडू में कितना भी सामान वो ले सकते थे. चाहे वो चावल लें, चाहे वो केले लें, ओके. सबकी कीमत बस 1 डुडू ही थी. गुरु और उसका डिसाइपल बहुत खुश हो गए. उन्होंने पहले कभी भी ऐसा नहीं सुना था. जितना भी फूड उन्हें चाहिए था वो सारा 1 डुडू से खरीद सकते थे. अब खाना वाना खा के अब गुरु ने महसूस किया कि भाई ये जो साम्राज्य है ये तो भाई किंगडम ऑफ फूल्स है, ये मूर्खों का साम्राज्य है और उनके लिए वहाँ पर ठहरना बिल्कुल भी ठीक नहीं था. अब देखिए, गुरु जो था वो बुद्धिमान था, तो वो बिल्कुल बुद्धिमानी वाली बात बोल रहा है क्योंकि मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पर सब कुछ उल्टे हिसाब से चल रहा है. तो उसने अपने डिसाइपल से कहा कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, लेट्स गो. लेकिन जो डिसाइपल था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. वहाँ पर हर कोई चीज़ चीप थी, इतना चीप फूड उसको मिल रहा था, जो कुछ भी वो चाहता था बहुत ही ईजीली उसको वहाँ पर मिल रहा था. तो उसने मना कर दिया कि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाएगा. अब गुरु ने कहा कि देखो ये सब फूल्स हैं, ओके, और ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम नहीं कह सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या कर देंगे. लेकिन शिष्य ने गुरु की जो ये विजडम वाली बात थी इसको नहीं सुना. वो वहीं पर ही रुकना चाहता था. गुरु ने फाइनली हार मान ली और वो वहाँ से चला गया.
उसने शिष्य से कहा, ओके डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट आई एम गोइंग। गुरु वहाँ से चला गया, शिष्य वहीं रुक गया। अब वो रोज़ पेट भर के खाना खाता, केले, घी, चावल, व्हीट, राइस, पता नहीं क्या क्या, और खा खा के वो एक बुल की तरह से मोटा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि एक थीफ ने एक रिच मर्चेंट के घर में घुसकर चोरी की, ओके, एंड उसके लिए उसने एक दीवार में एक होल किया, सुराख किया, और वो उस घर के अंदर घुस गया। जब वो चोरी का सामान लेकर बाहर आ रहा था तो वो जो घर था वो काफ़ी पुराना था, वो जो दीवार थी वो उस चोर के ऊपर गिर गई एंड ही डाइड एट द स्पॉट, वहीं पर ही उसकी डेथ हो गई। उस चोर का भाई भागकर राजा के पास गया एंड उसे शिकायत की कि योर हाइनेस, मेरा भाई जब अपने एंशियंट ट्रेड में लगा हुआ था, एंशियंट ट्रेड का मतलब उनका जो जैसे पुरातन काल से चला आ रहा जो भी धंधा था, कौन सा धंधा? जी हाँ, चोरी का धंधा। तो कहते जब मेरा भाई जो है वो अपने पुराने धंधे में लगा हुआ था तो उस समय एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। एंड ये इस रिच मर्चेंट की गलती है, ओके, उसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, तो मेरा भाई नहीं मरता। आप, इसने गलत किया है, गलती की है, आप इसको पनिश कीजिए और परिवार को इस सारे के सारे लॉस का कंपनसेशन भी दीजिए। तो किंग ने कहा, यस, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, जरूर तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और उसने फौरन जो रिच मर्चेंट था, मीन्स उस घर का जो ऑनर था, उसको बुलवा लिया। अब देखिए, मर्चेंट आया तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया कि सर मेरा नाम ये है महाराज। क्या तुम घर पर थे जब वो जो डेडमैन, अब जो डेडमैन हो चुका है, जो चोर था, वो तुम्हारे घर में घुसा था? उसने कहा, जी हाँ महाराज, वो जब अंदर घुसा था तो वो दीवार बहुत ही कमज़ोर थी, वो उस पर गिर गई और वो मर गया। महाराज ने कहा, तो फिर ठीक है, तुमने एक व्यक्ति का मर्डर किया है और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो उस मर्चेंट ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार मैंने नहीं बनाई, ओके, ये दीवार जिसने बनाई है ये तो उसकी गलती है, आपको उसे सज़ा देनी चाहिए। महाराज ने पूछा, वो कौन है जिसने दीवार बनाई है? तो मर्चेंट ने कहा कि महाराज, ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पे बनी थी, ओके, और अब जो मेरे फादर हैं जैसे वो बूढ़े जैसे माले हो गए थे, फिर उसके बाद वो मर गए, ओके, तो अब तो हम क्या कर सकते हैं? तो अब उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे ये पता है कि वो जो दीवार है वो किसने बनाई थी, ओके, मैं उसे जानता हूँ। तो राजा ने उस ब्रिकलेयर को बुलवा लिया, ओके, तो वो ब्रिकलेयर जो था जिसने वो दीवार बनाई थी, मैसेंजर उसे ढूंढ कर ले आए, हाथ पैर उसके बांध के, और फिर राजा ने पूछा कि क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार इसके पिता के टाइम में बनाई थी? तो उसने कहा कि जी हाँ महाराज, मैंने दीवार बनाई थी। ब्रिकलेयर ने बोला, तो तुमने ये कैसे दीवार बनाई? देखो, ये बेचारे व्यक्ति के ऊपर ये दीवार गिर गई और वो बेचारा मर गया। यू मर्डर्ड हिम, ओके, तुमने उसे मारा है, अब तुम्हें डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। इससे पहले कि राजा उसका एग्जीक्यूशन करने का आदेश देता, जो वो पुअर ब्रिकलेयर था, वो बोला कि प्लीज़ महाराज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, ये बात सच है कि मैंने दीवार बनाई एंड ये जो है दीवार ये बहुत अच्छी नहीं बना पाया मैं, ओके, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मन काम में नहीं था। मुझे दरअसल एक डांसिंग गर्ल अच्छी तरह से याद है, नाचने वाली लड़की, नर्तकी थी एक, वो मुझे अच्छी तरह से याद है, जो सारा दिन गली में इधर से उधर जाती रहती थी एंड उसकी जो एंकलेट्स यानी कि जो उसकी पायल थी वो खनकती रहती थी, और इसलिए मैं अपनी आंखें और अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं टिका पाया जो मैं बना रहा था। और आप चाहो तो उस लड़की को, डांसिंग लड़की को बुलाना चाहो तो मैं बुला सकता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर रहती है। किंग सेड, ऑल राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो उस नाचने वाली लड़की को बुलाओ। तो वो जो डांसिंग गर्ल थी वो भी अब बूढ़ी हो गई थी, वो बहुत ही कांपती हुई दरबार के अंदर आ गई। अब किंग ने पूछा, क्या तुम कई साल पहले गली में इधर उधर चलती थी जब भी बेचारा पुअर ब्रिकलेयर एक दीवार बना रहा था? तो हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं इधर उधर घूम रही थी। तो तुम अपनी पायल खनकाती हुई गली में इधर उधर तो घूम रही थी, ओके, और यू वर यंग एट दैट टाइम, सो यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय जवान थी और तुमने ही इसका ध्यान हटाया, तभी वो जो दीवार है वो खराब बनी। और देखो, इसकी वजह से एक बेचारा चोर जो है वो मर गया क्योंकि वो दीवार उस पर गिर गई।
यू हैव किल्ड एन इनोसेंट पर्सन, किंग ने कहा उस डांसिंग गर्ल से कि तुमने उस बेचारे मासूम से व्यक्ति को मार दिया है और अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब जो वो डांसिंग गर्ल है वो बोली, महाराज प्लीज़ वेट, मुझे एकदम ध्यान आ गया है कि क्या हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं इधर से उधर जा रही थी। ओके, मैं दरअसल गोल्डस्मिथ को अपना कुछ गोल्ड देकर आई थी और उसने मेरे लिए उससे ज्वेलरी बनानी थी, लेकिन वो जो गोल्डस्मिथ था वो बहुत ही लेजी और एक स्काउंड्रल टाइप का इंसान था, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। वो बहाने बनाता रहता था, कभी वो कहता कि अब दूंगा, कभी वो कहता कि तब दूंगा, तो वो ऐसा सारा दिन करता रहता था। उसने मुझे गली में कम से कम 1 दर्जन बार चलने के लिए परेशान किया। ओके, उस समय वो जो ब्रिकलेयर था उसने मुझे देख लिया, तो ये मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है महाराज। ओके, ये सारा का सारा जो कसूर है, ये सारा की सारी जो गलती है वो किसकी है, उस गोल्डस्मिथ की, मीन्स उस सुनार की गलती है। अब राजा ने सोचा कि ये जो बेचारी है ये तो बिल्कुल सही कह रही है, इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है, गोल्डस्मिथ की वजह से चक्कर काट रही थी और गोल्डस्मिथ ही जो है वो अब रियल कल्प्रिट है। तो जहाँ भी वो गोल्डस्मिथ छुपा हुआ है उसने अपने सर्वेंट से ऑर्डर दिया कि उसे ढूंढ कर ले आओ। अब देखिए गोल्डस्मिथ आ गया जी, एंड ही सेड कि माय लॉर्ड, मैं एक बहुत ही पुअर गोल्डस्मिथ हूँ। ओके, ये बात सच है कि मैंने डांसिंग गर्ल को कई बार मेरे घर पर आने के लिए मजबूर किया था। मैंने उसके लिए काफ़ी सारे बहाने, एक्सक्यूजेस भी दिए थे कि मैं उसका काम टाइम पे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं इसकी जो ज्वेलरी है वो एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी से पहले नहीं बना सकता था, क्योंकि उनके घर में शादी होने वाली थी। किसके घर में शादी होने वाली थी? उस रिच मर्चेंट के घर में शादी होने वाली थी, और वो इंतज़ार नहीं कर सकता था, वो वेट नहीं कर सकता था। और आपको पता ही है कि जो ये रिच पीपल होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, ये वेट नहीं कर सकते। अब महाराज ने पूछा, ओके तो कौन है वो रिच मर्चेंट? अब देखिए महाराज ने उससे पूछा कि वो रिच मर्चेंट कौन है, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तो गोल्डस्मिथ ने उस रिच मर्चेंट का नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ दैट हाउस। वो जो घर का जो असली मालिक था उसके अलावा और कोई नहीं था, जिसकी दीवार गिरी थी। यानी कि बात जो है वो घूम फिर कर उसी मर्चेंट पर आ गई। ओके, उसी की बारी अब आ गई। अब क्या हुआ देखिए, उसे कहा, उस रिच मर्चेंट ने कहा कि देखिए महाराज, ये जो दीवार है ये बनी थी तब जब मेरे पिताजी के टाइम पर बनी थी, राइट? और पिताजी अब इस समय जो हैं वो मर चुके हैं। लेकिन फिर इस पर महाराज एग्री नहीं करे, महाराज ने एग्री नहीं किया, और उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे आपके पिताजी के टाइम पे ये वॉल जैसे मान लीजिए बनी थी, ओके, और इस समय आपके पिताजी नहीं हैं, ये भी मैं मानता हूँ। ऑर्डर जो दिया था ज्वेलरी बनने के लिए वो आपके पिताजी ने दिया था, लेकिन अब चूंकि वो मर चुके हैं तो अब मुझे कुछ नहीं पता, किसी को तो मरना पड़ेगा। ओके, आप देखिए अपने पिता से हर चीज़ जो है वो विरासत में लेते हैं। आपने उनका जो दौलत है, उनका जो मनी है, उसको विरासत में लिया है, तो साथ साथ उन्होंने जो गलत काम किए हैं, जो सिंस किए हैं, पाप किए हैं, वो भी तुम्हें विरासत में मिलेंगे। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, किंग ने कहा, तभी मैं पहचान गया था कि तुम ही इस क्राइम की असली रूट हो और तुम्हें तो मरना पड़ेगा, यू मस्ट डाई। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि फांसी का फंदा, नया फांसी का फंदा बनाने के लिए राजा ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो स्टेक के हिसाब से काफ़ी पतला था। अब राजा फिर से परेशान कि अब क्या करें, तो उसे एक आइडिया आया कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए एक मोटे से पर्सन की ज़रूरत थी। ओके, तो अब उसे अपने सर्वेंट्स को भेज दिया कि वो फांसी के काबिल, फांसी के लिए जो फिट हो एकदम, ऐसा कोई मोटा सा व्यक्ति ढूंढ कर लाएं जो फांसी में फिट बैठ जाए। और फिर उनकी नज़र पड़ी किस पर? जी हाँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसी डिसाइपल पर। ओके, जो कई महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खा खा कर खूब मोटा हो गया था। अब डिसाइपल को पकड़ के लाया गया जी। डिसाइपल ने कहा, मैंने क्या गलती करी है, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो चीख रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये राजा के ऑर्डर्स हैं कि हमें किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़ कर ले जाना है जो इस फांसी के फंदे में फिट बैठता हो, राइट? उन्होंने कहा, एंड दे कैरीड हिम देयर, वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसे अपने जो वाइज गुरु थे उसके वर्ड्स याद आ गए। क्या वर्ड्स थे? कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू यू।
ओके कि ये जो है ये शहर ये मूर्खों का शहर है। ओके और आपको नहीं पता कि वो इसके बाद आपके साथ क्या करेंगे। अब वो बस अपनी डेथ का वेट कर रहा था। उसको पता था कि अब फांसी का फंदा ये उसी के गले के लिए तैयार हुआ है और उसको बहुत बुरा लग रहा था अपने किए पर कि उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। लेकिन अब भी वो इस मुसीबत के टाइम में अपने गुरु को बहुत ही मन से याद करता है। वो सोचता है कि चाहे उसके गुरु कहीं भी हों उसकी रिक्वेस्ट को किसी तरीके से सुन लें। अब जो गुरु थे उनको एक हल्का सा विजन दिखाई दिया और क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स थी, वो फ्यूचर को, पास्ट को, प्रेजेंट को देख सकते थे। तो वो तुरंत इस चीज़ को देखकर कि उसके शिष्य जो हैं वो किसी खतरे में हैं, ओके, तुरंत वो वहाँ पर पहुँच गए। और जैसे वो वहाँ पर आए उन्होंने अपने डिसाइपल को खूब तेज़ डांट लगाई और उनके कान में कुछ कहा। दरअसल ये सब प्लानिंग थी गुरु की। ओके कान में कुछ कहा, कान में उसे प्लानिंग बता दी, उसे डांटा। और फिर वो राजा के पास गया गुरु और बोला कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा हैं आप इस धरती पर, आप मुझे एक बात बताइए कि हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, या तो गुरु या शिष्य। ऑब्वियसली किंग ने यही कहा कि गुरु बड़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हो? तो गुरु ने कहा कि अगर गुरु बड़ा है तो पहले मुझे फांसी पर लटकाओ, मेरे शिष्य को बाद में फांसी पर लटकाना। ओके तो कहते कि देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, और मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पर लटकाना। अब जब शिष्य ने ये बात सुनी तो वो समझ गया और वो भी डिमांड करने लगा कि नहीं, गुरुजी को नहीं, पहले मुझे फांसी पर लटकाओ। तो मुझे पहले यहाँ लेकर आए थे तो मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ाओ, गुरु को नहीं। अब गुरु और शिष्य इस बात पर झगड़ने लगे कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। राजा उनके इस बिहेवियर से बहुत ही हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, आई विल गो फर्स्ट, नो आई विल गो फर्स्ट। ओके तो इनका ऐसे चल रहा था। अब देखिए राजा बहुत हैरान हो गया। उसने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो, ओके आप क्यों मरना चाहते हैं? और हमने तो उसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें फांसी के लिए एक फैट व्यक्ति चाहिए था। अब गुरु ने कहा कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत पूछो, अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हो तो आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप मुझे फांसी पर पहले चढ़ाओगे, तभी मैं आपको ये बात बताऊंगा। ओके तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे एक सीरियस सा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर आपकी इस बात को फॉलो करूँगा। अब गुरु उसको एक तरफ ले गया और उसके कान में बोला, क्या तुम जानते हो हम इसी समय क्यों मरना चाहते हैं? हम इस सारे संसार में घूमे हैं लेकिन हमें इस तरह का शहर एंड आप जैसा किंग कहीं भी नहीं मिला। वो जो फांसी का जो फंदा तैयार किया है आपने, वो गॉड ऑफ जस्टिस है, वो न्याय के देवता की फांसी है। ओके ये एकदम न्यू है, अभी अभी बनी है और इस पर इससे पहले कोई भी क्रिमिनल हैंग नहीं किया गया है, कोई भी नहीं चढ़ा है इस फांसी के फंदे पर। एंड जो भी इसके ऊपर पहली बार फांसी पर चढ़ के मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, एंड जो उसके बाद इस फांसी के फंदे पर चढ़ के मरेगा वो उस देश का मंत्री बनेगा। अब देखिए गुरु की कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग थी। उसको ये पता था कि दिस इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स और राजा और मिनिस्टर दोनों ही वहाँ के फूल्स हैं। अब देखिए उसने उसको कन्विंस किया कि हम अपने साधु वाले जीवन से दरअसल तंग आ चुके हैं और ये हमारे बहुत अच्छा होगा कि हम कुछ टाइम के लिए तो कम से कम अगले जन्म में राजा और मंत्री बन जाएं। अब माय लॉर्ड अपना प्रॉमिस पूरा करो और हमें मौत के घाट उतार दो। उसने बहुत अच्छे से राजा को कन्विंस कर लिया, लेकिन आप याद रखना कि पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाना, मेरे डिसाइपल को बाद में। राजा गहरी सोच में पड़ गया। वो अगले जीवन में किसी और के हाथ में अपने किंगडम को नहीं देना चाहता था। उसे अब टाइम की ज़रूरत थी सोचने के लिए, इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि जो फांसी है उसको कल तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं। और अब उसने अपने मंत्री को बुलाकर उससे डिस्कशन किया, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ओके कि हम अपने अगले जीवन में ये जो किंगडम है किसी और को दे दें। चलो हम खुद फांसी पर चढ़ जाते हैं और फिर राजा और मंत्री के रूप में हम फिर से इसी किंगडम में जन्म ले लेंगे। मंत्री भी इस बात के लिए रेडी हो गया, इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर से कहा, आज रात को हम तुम्हारे पास 2 क्रिमिनल्स को भेजेंगे। जो पहला क्रिमिनल तुम्हारे पास आएगा उसे पहले मार देना और फिर ऐसे दूसरे क्रिमिनल के साथ करना। ये मेरे ऑर्डर्स हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब उस रात जो राजा और मंत्री थे वो बिल्कुल सीक्रेटली जेल में गए। सबसे पहले उन्होंने गुरु और शिष्य को रिलीज़ कर दिया और फिर उनका जो गेटअप था वो खुद ले लिया। राजा जैसे मान लीजिए गुरु बन गया और जो मंत्री था वो डिसाइपल बन गया, खुद उनका गेटअप लेके। और फिर
ये सब उन्होंने तय कर ही रखा था कि पहले कौन जाएगा। ओके, तो पहले राजा चला गया। ओके, और उसको जैसे फांसी के फंदे पर लटका दिया एग्जीक्यूशनर्स ने, और फिर जो डिसाइपल है उसको भी इसी तरह से फांसी के फंदे पर एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट डे उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो क्रोज और वल्चर्स के लिए फेंक दी गई। तो क्रोज और वल्चर्स, कौओं और गिद्धों के लिए खाने के लिए फेंक दी गई। जब लोगों ने देखा उनकी डेड बॉडीज़ को तो सब लोग बहुत डर गए। उनके सामने उनके राजा और मंत्री की डेड बॉडीज़ थी। ओके, सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो गया। रात को उन्होंने बहुत दुख इस चीज़ के लिए प्रकट किया, शोक प्रकट किया। एंड देन फिर उनको चिंता थी कि अब हमारे किंगडम का क्या होगा। कुछ लोगों ने अचानक से गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। वो अभी शहर छोड़कर जाने ही वाले थे, लेकिन लोग वहाँ पहुँच गए और उनको पकड़ कर ले आए। किसी ने बोला कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है, एक मंत्री की ज़रूरत है, तो आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाइए। इस बात के लिए सभी एग्रीड थे। दे बेग देम टू बी किंग एंड मिनिस्टर ऑफ देयर किंगडम। डिसाइपल तो तुरंत मान गया, चेले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गुरु को मनाने के लिए उनको काफ़ी देर लगी। लेकिन लास्ट में गुरु इस बात पर जैसे मान लीजिए एग्री कर गए कि वो जो ये फुलिश किंग और फुलिश मिनिस्टर ने इस किंगडम में जो भी रूल्स इस्टेब्लिश किए थे वो सब रूल्स अगर बदलने के लिए तैयार हों तो वो यहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। और उस दिन के बाद से रात फिर से रात हो गई, दिन फिर से दिन हो गया, और अब आपको वहाँ पर एक डुडू में कुछ भी नहीं मिल सकता था। और ये स्टेट जो था ये भी बाकी स्टेट्स की तरह से, बाकी प्लेसेस की तरह ही हो गया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप देखिए जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? तो दो strange things कौन सी थी, दो अजीब बातें कौन सी थी जो गुरु को और उसके डिसाइपल मीन्स शिष्य को किंगडम ऑफ फूल्स में मिली थी। तो पहली चीज़ तो यही थी कि लोग रात को जैसे मान लीजिए काम करते थे, ओके, और दिन में सोते थे। दूसरी क्या चीज़ थी कि सभी के सभी जो सामान था, कोई भी सामान आप ले लीजिए, वो केवल एक डुडू में मिलता था। आप जैसे इन क्वेश्चंस का या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में लिख लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और साथ साथ लिखते रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? इज इट अ गुड आइडिया? तो डिसाइपल जो था उसने क्यों डिसाइड किया कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में ही रहेगा? ये आपको बताया था मैंने कि क्योंकि वहाँ पर जो खाना था बहुत ही चीप रेट्स में अवेलेबल था। क्या रेट्स थे? ओनली 1 डुडू, कितना भी खाओ, ओके, कुछ भी खाओ, केवल 1 डुडू देना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा पिक्यूलियर था कि उसको खाना अच्छा लगता था। ओके, इज इट अ गुड आइडिया? नो, इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, क्योंकि गुरु ने कहा भी था कि ये जो किंगडम है ये फूल सी किंगडम है, तुम्हें नहीं पता कि आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। Name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. तो किंग के कोर्ट में, किंग के दरबार में किन किन लोगों को लाया गया था, तो उनके सबके नाम बताने हैं आपने, ओके, और क्या रीजंस उसके पीछे थे। तो सबसे पहले तो वो मर्चेंट था जिसका हाउस उस चोर ने मतलब चोरी करने के लिए जो है वो गया था। ओके, तो वो जो मर्चेंट था उसको सबसे पहले लाया गया, क्योंकि उसने अपने घर की जो दीवार थी उसको कमज़ोर बनवाया हुआ था। उसने कहा कि नहीं जी, ये तो ब्रिकलेयर की गलती है जिसने इस घर को बनाया है, दीवार को बनाया है, राइट। फिर उसे ले जाया गया। ब्रिकलेयर ने कहा डांसिंग गर्ल की वजह से ऐसा हुआ, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। डांसिंग गर्ल ने क्या कहा कि ये तो गोल्डस्मिथ की गलती है क्योंकि उसने मेरा जो काम है वो टाइम पर करके नहीं दिया ज्वेलरी बनाने का। एंड फिर से गोल्डस्मिथ ने क्या कहा कि नहीं, ये तो उस मर्चेंट की गलती है जिसके लिए मैं ज्वेलरी बना रहा था, उसकी वजह से मेरे को लेट हुआ इस लड़की की ज्वेलरी बनाने के लिए। और वो जो रिच मर्चेंट था वो कौन था? वो उसी मर्चेंट का फादर था जिसकी दीवार गिरी थी और वो चोर मरा था, राइट। हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? तो रियल कल्प्रिट कौन था किंग के अकॉर्डिंग? किंग के अकॉर्डिंग जो रियल कल्प्रिट था वो था मर्चेंट का फादर जिसके टाइम पर वो दीवार बनी थी। और वो लेकिन पनिशमेंट से कैसे बच गया? अब देखिए, ओके, फादर के टाइम पे बनी थी, लेकिन फिर किंग ने यही सोचा कि वो जो मर्चेंट है अब उसको ही सज़ा मिलेगी क्योंकि उसका फादर तो मर चुका है। और फादर के मरने पर जो भी कुछ उसका होता है, प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़, वो सब किसको मिलती है?
उसके बच्चों को। तो वो जो मर्चेंट था वही रियल कल्प्रिट था अकॉर्डिंग टू द किंग। और वो क्यों बच गया लेकिन पनिशमेंट से? क्योंकि वो बहुत ही पतला था। ही वॉज टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टिक। नाउ व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? गुरु के जो वर्ड्स थे विजडम के, मीन्स बुद्धिमानी वाले जो शब्द थे, वो क्या थे? When does the disciple remember them? और वो जो डिसाइपल था, शिष्य था, उसको वो सब वर्ड्स जो है वो कब याद आए? तो गुरु के वर्ड्स ऑफ विजडम यही थे कि इट वॉज द सिटी ऑफ फूल्स एंड यू नेवर नो व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। ये अनप्रडिक्टेबल है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो क्या करेंगे। उनका बिहेवियर कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो डेंजरस हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए गुरु ने डिसाइपल से कहा था कि चलो इस शहर को छोड़कर चल पड़ते हैं। अब वो नहीं माना, लेकिन जब वो खुद मुसीबत में फंस गया, एकदम वो स्टेक पर था, फांसी उसको लगने वाली थी, तभी उसको ये गुरु के वर्ड्स याद आए थे। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ? गुरु ने किस तरह से अपने शिष्य की जान बचाई? तो ये आपको बताया ही था मैंने कि उसने सबसे पहले तो जैसे एक नाटक किया, ओके, और सबसे पहले डिसाइपल को थोड़ा डांटा, उसे कान में जाकर कुछ कहा। सबको ये हैरानी हुई कि अब दोनों ही ये बोल रहे हैं कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। राजा ने जब इस बात के लिए पूछा तो गुरु ने कहा कि जो कोई इस फांसी के फंदे पर पहले चढ़ेगा वो इस राज्य का नेक्स्ट जन्म में राजा बनेगा, और जो सेकंड नंबर पे चढ़ेगा वो इस किंगडम का मिनिस्टर बनेगा। अब राजा को लगा कि भी ये जो किंगडम है मैं नेक्स्ट जन्म में भी किसी को नहीं दे सकता, और वो खुद ही जो है इस पर फांसी पर चढ़ गया और उसने अपने मिनिस्टर को भी फांसी पर चढ़वा लिया। दोनों की डेथ हो गई, और फिर फाइनली जो है गुरु और जो डिसाइपल हैं वो दोनों इस किंगडम के किंग और मिनिस्टर बन गए। उन्होंने सभी रूल्स चेंज कर दिए एंड फिर से सब कुछ अच्छा हो गया। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? Please like this video, share it with your friends, and please subscribe to my channel for more such educational videos. Thanks a lot for watching. Thank you so much.